अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स में एक अहम टर्म साई या वेव फंक्शन के मुतल्लिक है। क्वांटम मैकेनिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साई या वेव फंक्शन इस्तेमाल होता है। हम साई और वेव फंक्शन के मुतल्लिक कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले साई क्या है, दूसरे नंबर पर साई का कंजुगेट और साई स्केयर किसे कहते हैं, तीसरे नंबर पर एक टर्म इस्तेमाल होती है नॉर्मलाइजेशन और एक टर्म है ऑर्थोगोनैलिटी। ये क्या चीज़ें हैं। चौथे नंबर पर साई को स्पेस और टाइम का फंक्शन क्यों लेते हैं हम, और पाँचवें नंबर पर साई क्वांटम मैकेनिक्स में जो इस्तेमाल होता है वो आइगन फंक्शन कैसे है। इन 5 चीज़ों का जवाब जो है वो हम इस मुख्तसर सी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ साई। साई क्या चीज़ है जिसका साइन ये है। साई वेव फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स में। वेव और फंक्शन इससे मुराद क्या है। सबसे पहले आप समझें वेव क्या है, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम टू एंड फ्रू मूव करते हैं, यानी ये मीन पोजीशन है। इससे ऊपर और नीचे यानी आगे और पीछे पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे हैं इस मीन पोजीशन से, तो इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं मीडियम में दैट इज़ कॉल्ड वेव। फंक्शन कहते हैं जब कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है, तो उसको मैथ की ज़ुबान में वेव फंक्शन आपने इसलिए कहना है क्योंकि पार्टिकल के जो वेव बिहेवियर को आप बयान कर रहे हैं, और पार्टिकल का वेव बिहेवियर चूँकि डिपेंडेंट है किस चीज़ का, एक स्पेस का एक्स इस तरफ को और टाइम का अगले ही लम्हे पोजीशन हो सकता है इस तरह की बन जाए। मतलब आप इतना हिस्सा वेव का ले लें, अब आप इतना हिस्सा वेव का ले रहे हैं, ये पहले टाइम पे ये अगले टाइम पे। तो साई जो है वो स्पेस का और टाइम का फंक्शन है, इसलिए इसको वेव फंक्शन कहते हैं क्योंकि ये पार्टिकल के बिहेवियर वेव बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद अगली और अहम बात, वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल एट गिवन पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम रिलेटेड टू लाइकलीहुड ऑफ द पार्टिकल बीइंग देयर एट टाइम। यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो स्पेस के लिहाज से भी एक वक्त एक होगी और टाइम के लिहाज से भी एक ही वैल्यू होगी। इसी वजह से हम इसको कहते हैं साई सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यू में ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वजाहत मैं आगे देता हूँ। 3 बातें हैं साई के बारे में, एक सिंगल वैल्यूड, दूसरी बात कंटिन्यूस है यानी दरमियान में इसकी वैल्यू रुकती नहीं है, बढ़ती है फिर कम होती है वेव बिहेवियर में। वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो साई है बेसिकली। और तीसरी जो चीज़ है फिनिट। फिनिट का मतलब है एक फ़िक्स वैल्यू। ये फिनिट मतलब अगर आप यूँ करते हैं तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर साई की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पर साई की वैल्यू इतनी हो गई, और इस पॉइंट पर साई की वैल्यू नीचे को इतनी हो गई, और इस पॉइंट पर फिर 0। तो ये वैल्यू दो खा इस लिमिट में ही आएगी, फिनिट है, काउंट की जा सकती है। उसके बाद कंटिन्यूस है, मुसलसल साई चेंज हो रहा है। तीसरी बात सिंगल वैल्यूड जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसको हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके 2 हिस्से हों, एक रियल और एक इमेजिनरी। ये मैंने नीचे शो किया हुआ। मतलब साई जो है उसको आप कह लें ए प्लस आई बी, ए रियल पार्ट और बी जो है उसके साथ आई लिखा हुआ, आई फॉर आयोटा। आयोटा कहते हैं कोई रियल नंबर है। जब आप आयोटा कहते हैं -1 के अंडर रूट को। जब कोई नंबर लिखा हो ना -1 दैट इज़ रियल नंबर। जब -1 का अंडर रूट ले लें तो ये इमेजिनरी बन जाता है क्योंकि -1 के अंडर रूट को हम अनडिफाइंड रखते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। +1 का यानी 1 का अंडर रूट होगा +-1, 9 का अंडर रूट होगा +-3। लेकिन अगर आपको कहा दिया जाए -9 का अंडर रूट तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जिनको डिफाइन ना कर सकें डैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। तो जिस नंबर में 2 पार्ट हों, एक रियल एक इमेजिनरी, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो साई के भी 2। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स नंबर होने से क्या मुराद है। इसका मतलब है कि अगर आप 3 डिमेंशनल, ये हम इसको दोबारा से ले रहे हैं, अगर आप 3 डिमेंशनल यूँ ले लें तो साई आपको ऐसे नज़र आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस में ऐसे लें तो ये एक्स एक्सिस में आपको नज़र आ रहा है साई। लेकिन ये इसका रियल
इस तरफ स्पेस है x, और z एक्सिस में आप इसका इमेजिनरी पार्ट समझे रियल, तो आपको सिर्फ उसका रियल पार्ट नज़र आ रहा है। आपको नहीं पता ये जो रियल पार्ट z एक्सिस में आगे और पीछे कितना है, क्योंकि ये जो साई का पोजीशन वेक्टर होगा ना, हर लम्हा उसकी बदलती वैल्यू जो कि हम पोजीशन वेक्टर से शो करते हैं, वो वेक्टर सिर्फ y एक्सिस की तरफ ही नहीं होगा, वो थोड़ा सा आगे या पीछे को झुका होगा, यूँ ट्विस्ट फॉर्म में ऐसे घूम रहा है ये। तो इसकी वो वैल्यू जो z एक्सिस में जा रही है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, तो वो वैल्यू हमारे लिए इमेजिनरी हो जाएगी। तो साइज से इमेजिनरी होने से इसके इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये है इसका कुछ हिस्सा जो z एक्सिस की तरफ जा रहा होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई इस्तेमाल हुआ, इसकी हैसियत यूँ ही है जैसे हम क्लासिकल मोशन में F = m में पढ़ते हैं न्यूटन के लॉ में। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, डबल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और x का डबल डिफरेंशियल, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अगर आप उसमें टाइम के लिहाज से तब्दीली देखें तो वो बनता है वेलोसिटी। जब उसको आप फिर डिफरेंशिएट करें टाइम के लिहाज से, तो वेलोसिटी की जो चेंज होने की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशियल है, 2 मरतबा अगर हम उसके अंदर टाइम के लिहाज से चेंज देखते हैं तो एक्सेलरेशन। तो साई जो है उसके दोनों पार्ट्स को यूँ शो किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका वो पार्ट जो स्पेस के अंदर रियल है, ये दूसरा पार्ट इसको मैं आई बी के साथ शो कर रहा हूँ, ये स्पेस के अंदर इमेजिनरी है। और मेरी इमेजिनरी चीज़ को मैथ में शो करने के लिए उसको हम आयोटा लगा देते हैं, ऐसी चीज़ जिसको हम तसव्वुर कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आप कोई किताब वगैरह पढ़ना चाहते हैं, अब कोई क्वांटम मैकेनिक्स की बुक है तो पढ़ना आपका हकीकी है, आपने किताब पकड़ ली, खोल ली। अब अगला ही तसव्वुर ये है कि रीडिंग उसमें हकीकी आ गई, किताब को रीड करना। अब उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आसान भी हो सकती हैं, मुश्किल भी हो सकती हैं। किताब पढ़ने से पहले आसान या मुश्किल का जो तसव्वुर है वो आपका इमेजिनरी है। रियल में ऐसी चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती, आसान या मुश्किल, रियलिटी का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ को आ जाती है वो उसके लिए आसान होती है, जो चीज़ नहीं आती वो मुश्किल है। तो जो आसान या मुश्किल का तसव्वुर जो है वो इमेजिनरी है, जबकि किताब की रीडिंग, उसके अल्फाज, उसको पढ़ना, ये रियल है। तो डैट इज़ का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो साई का मैंने आपको बता दिया है कि इसके रियल इमेज। अब इसके साई का ज़रा देखें, काउंटर इस पार्ट इसका जिसको साई कॉन्जुगेट बोलते हैं, साई स्टेरिक कॉन्जुगेट। तो इसमें साई में और साई कॉन्जुगेट में क्या फ़र्क है, अगर साई में इधर पॉजिटिव आता है तो इसमें नेगेटिव आ रहा है, ये इसमें फ़र्क है साई का कॉन्जुगेट और साई में। तो जब भी आप लेते हैं अकेले साई का कोई मीनिंग नहीं होता, जस्ट ये वेव फंक्शन है। जब आप किसी पार्टिकल की प्रेजेंस को शो करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम फिर साई के स्केयर को हम लेते हैं, जो कि इक्वल है साई इंटू साई स्टेरिक। हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये साई स्टेरिक, तो ए का स्केयर हो गया प्लस माइनस माइनस, और ये बी का स्केयर उसके साथ इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ये मतलब यूँ आएगा, ये यूँ बन जाएगा ए स्केयर, और ये यूँ बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब बी के साथ लिखा हुआ है आयोटा, जब आयोटा का स्केयर लेंगे तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -b स्केयर आएगा, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये प्लस होगा, तो आंसर आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इस आंसर को देखें, ये सारा रियल है, इसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो साई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पाए जाते हैं, जबकि साई स्केयर जो कि साई कॉन्जुगेट और साई से मिलकर बनता है वो जो है वो रियल है। उससे इलेक्ट्रॉन
या किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर साई को अगर ऐसे वेव से शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को ऐसे इस वेव से शो करते हैं कि एक गिवन एरिया में साई का क्रस्ट रफ मौजूद है, तो इस गिवन एरिया में इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो साई स्केयर बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, किसी भी पार्टिकल की किसी जगह पे मौजूदगी को जाहिर करने का ये दुरुस्त तरीका है। अकेला साई कुछ नहीं है, साई स्केयर जो है वो असल है। ये इसको मैंने ऐसे भी शो कर दिया है। अब हम अगले सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी। इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है। नॉर्मलाइजेशन क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में? नॉर्मलाइजेशन ऐसी कंडीशन है जब आप किसी एक ख़ास रीजन में किसी पार्टिकल को फाइंड करना चाहते हैं तो आप उस पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्केयर जिसको हम कहते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर साई के साथ, साई कंजुगेट के साथ आप साई स्केयर की वैल्यू लें और उन मुख्तलिफ़ वैल्यू को इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट का मतलब होता है अपने सारे छोटे छोटे रिज़ल्ट्स एक गिवन रीजन में आपने जो फाइंड करने के लिए मैथमेटिकल वे इख्तियार किया है, उनके रिज़ल्ट्स को आप इकट्ठा कर दें, इंटीग्रेशन। और उस इंटीग्रेशन की लिमिट बताना ज़रूरी होती है कि आपने वो रीजन कितनी जगह से लेकर कितनी जगह तक लिया है। आप अगर उसको माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उसकी लिमिट लेते हैं तो इतनी बड़ी लिमिट में, यानी उस ख़ास रीजन में अगर साई स्केयर का इंटीग्रल 1 आ जाए, 1 का मतलब है 100% चांस किसी पार्टिकल के पाए जाने के, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन का। यानी आपने जब अपने हिसाब से साई की वैल्यू लगाकर, साई स्केयर की वैल्यू लगाकर मैथमेटिकल वे से किसी पार्टिकल को ख़ास रीजन में ढूंढने की कोशिश की तो आपको चांस 100% मिले या 95 या मैक्सिमम चांस मिले, तो आप उसको कहते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी पार्टिकल उस ख़ास रीजन में मौजूद है। और अगर यही काम आप करें, मुख्तलिफ जो है वो उसको मुख्तलिफ जगह पर साई की वैल्यू लें और उस साई की वैल्यू से साई कंजुगेट की वैल्यू लें, साई स्केयर लें और उसके बाद इंटीग्रेट करें और आंसर जो है वो ज़ीरो आए। ज़ीरो का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़ीरो, यानी पाए जाने के अमकानात ज़ीरो। तो उस पार्टिकल के उस ख़ास रीजन में पाए जाने के चांसेस जब ज़ीरो हो जाएं तो इस कंडीशन को कहते हैं हम ऑर्थोगोनैलिटी। अब नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? हम हमारा अगला लेक्चर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है 1 डायमेंशन में पार्टिकल के लिए साई को मालूम करना और उसकी एनर्जी निकालना, तो ये कंडीशन वहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो ये है उस सवाल का जवाब जो मैंने शुरू में चौथे नंबर पर ये रखा था, तीसरे नंबर पर। अब चौथे सवाल का जवाब, साई को स्पेस और टाइम का फंक्शन क्यों हम कहते हैं? फंक्शन से मुराद मैंने आपका बताया था कोई भी वेरिएबल जब किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। तो साई जो है बेसिकली वेव फंक्शन है। अगर आप उसकी डायमेंशन चेक करें तो ऐसे करके, ये पहली तस्वीर जो मैंने दिखाई हुई है, इससे मुराद है आपने टाइम को रोक दिया और इतनी स्पेस पर साई की वैल्यू ली। दोबारा से बता रहा हूँ, टाइम को रोककर इतनी जगह पर साई की वैल्यू ली तो आपको साई की मुख्तलिफ वैल्यूज़ नज़र आएंगी। ये स्पेस, टाइम को रोककर स्पेस के अंदर है, इधर 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 इधर, जबकि आपने टाइम t2 ले लिया, 1 सेकंड आगे कर दिया तो वेव थोड़ी आगे हो गई। तो अब आपकी वैल्यू भी बदल गई साई की। अब आपने स्पेस को फिक्स कर दिया है, टाइम बदला है, एक ये रिज़ल्ट है कि ये रिज़ल्ट है, 2 टाइम मुख्तलिफ लिए, स्पेस वही है। तो ऊपर वाली और नीचे वाली तस्वीर में देखें तो साई की वैल्यू चेंज हुई है। तो साई की जो वैल्यू है इसका मतलब है x यानी स्पेस जो 3 डायमेंशनल है, x एक्सिस। इस x से मुराद सिर्फ x एक्सिस ना लिया जाए, इससे मुराद तीनों एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और टाइम दोनों का ये फंक्शन है। इस वजह से साई को स्पेस और टाइम का फंक्शन लिया जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने ड्राइव किया था, जो उसका आंसर लिया था,
तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के जरिए जो हमने एनर्जी निकाली थी वो बेसिकली साई की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ली थी। तो टाइम को उस जगह पर हमने रुका हुआ तस्वर किया था, इसलिए उस इक्वेशन को हमने कहा था श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। यानी टाइम पे, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता साई, इसका मतलब है हमने उस वक्त डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस लेती, टाइम को हमने नहीं छेड़ा था। तो इस सिलसिले में आप और भी, ये मैंने शो किया हुआ है साई इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। यहाँ पे भी शो किया हुआ है कि एक ही स्पेस में दो मुख्तलिफ टाइम्स में, इस स्पेस पे देखें एक ही जगह पर आप देख सकते हैं दो मुख्तलिफ औकात में टाइम में साई की वैल्यू मुख्तलिफ है। एक जगह पे वेव अपनी मीन पोजीशन से ऊपर है, एक जगह पर वो मीन पोजीशन के साथ है। तो आखिरी सवाल का जवाब, साई को आइगन फंक्शन क्यों लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में? क्वांटम मैकेनिक्स में आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर देखा कि जब साई को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यानी साई की जो वैल्यू है साई इज इक्वल टू a sin 2x, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें दो मरतबा, एक दफ़ा नहीं दो मरतबा, डबल डिफरेंशियल जिसको हम कहते हैं डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर, तो एक मरतबा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन फंक्शन कॉस में बदल जाएगा, दूसरी मरतबा करेंगे तो कॉस दोबारा साइन में बदलेगा। एंगल की डेरिवेशन एक मरतबा 2 आएगी, दूसरी मरतबा भी 2 आएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो -4 a साइन 2x, एक मरतबा साइन कॉस में बदला डिफ्रेंशिएट किया, दूसरा डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस दोबारा साइन में बदला, a कांस्टेंट है वैसे ही आ गया। एंगल का डेरिवेटिव एक मरतबा भी 2 आया, दूसरी मरतबा भी 2 आया, तो इसलिए ये 4 आ गया। तो अब देखें डबल डिफ्रेंशिएट करने से साई a साइन 2 थीटा या 2x अपनी डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद भी दोबारा रिपीट हो रहा है। जब कोई फंक्शन ऑपरेटर अप्लाई करने पर दोबारा रिपीट हो रहा हो, डैट इज़ कॉल्ड आइगन फंक्शन, और वो वैल्यू जो प्रोड्यूस करता है डैट इज़ कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो साई जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करने पर, डबल डिफरेंशियल अप्लाई करने पर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने किया वो दोबारा रिपीट हो रहा था, इसलिए उसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन। तो ये वो 4-5 बातें हैं वेव फंक्शन या साई के मतलब जिसको हमने मुख्तसरन बताया है, इसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वाइज उसको हम कैसे उसके असम्पशंस को लेते हैं और हम वन डायमेंशन में किसी भी वेव नमा पार्टिकल की एनर्जी जो क्वांटाइज्ड है कैसे निकालते हैं और उसका वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।